हुई है। आज बताएंगे आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पिछले क्लास में क्या बताए थे, ट्रांजिस्टर बताए थे ना। तो ट्रांजिस्टर में आपको क्या क्या रिलेशन बताए थे, पहले कुछ रिलेशन बताए थे। क्या बताए थे आपको, अल्फा, अल्फा क्या होता है आपका, करंट गेन होता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, करंट गेन होगा। चलो नोट करो, करंट गेन होगा। इसका फॉर्मूला पिछले क्लास में क्या बताए थे आपको, IC बाई क्या बताए थे, IE होगा, ठीक है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन से आएगा आपका, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर C आया है, यहाँ पर E आया है, तो B नहीं आया है, तो ये कहाँ से आएगा आपका, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। ये अल्फा कहाँ से आएगा आपका, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आएगा, आपको याद रखना होगा। आपसे पूछेगा कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन को किससे नोटिफिकेशन करते हैं, तो आपको बोलना है अल्फा से, ठीक है। अब आपका एक होता है बीटा, बीटा भी आपका क्या है, आपका करंट गेन है, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा, ये आपका कहाँ से आएगा, तो इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे, यहाँ पर IC है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए IC, और यहाँ पर B जैसा है तो यहाँ पर क्या करना है, B से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, C है आपका, B है, E नहीं है, तो ये कहाँ से आएगा बाबू, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। कहाँ से आएगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। ये भी आपको पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, अभी आज प्रॉब्लम भी करवाएंगे। और एक होता है गामा, गामा भी आपका क्या हो, करंट गेन है। तो करंट गेन गामा का फॉर्मूला क्या होगा, तो गामा भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है। तो IE को ऊपर रखोगे और IB को कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। ये आपका रेशियो जो होगा वही आपका क्या होगा, करंट गेन गामा होगा। देखो यहाँ पर E है, B है, C नहीं है, तो ये कहाँ से आएगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से ये आपका क्या होगा, करंट गेन का फॉर्मूला आएगा। तो इसको भी याद रख लोगे इजी तरीका से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तीनों फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। एक इक्वेशन आपको पिछले क्लास में बताए थे, क्या बताए थे बताओ तो, इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस करंट प्लस क्या होता है बाबू, कलेक्टर करंट होता है। ये हम जानते हैं, पिछले क्लास में हम पढ़े हैं। इस इक्वेशन 1 को डिवाइडिंग करेंगे बोथ साइड, किससे डिवाइड करेंगे, कलेक्टर करंट से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड किससे डिवाइड करेंगे, IC से। IC से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लिखो यहाँ पर IE बाई क्या होगा आपका, IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, IB बाई क्या होगा, IC होगा। और आप लिख सकते हो IC बाई क्या लिख सकते हो, IC। अब देखो इमीटर करंट डिवाइडिंग बाई कलेक्टर करंट इज इक्वल टू क्या होगा, कलेक्टर करंट बाई इमीटर करंट इज इक्वल टू अल्फा होता है, बट ये अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, 1 बाई अल्फा लिखेंगे। कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय बेस करंट इज इक्वल टू बीटा होता है, बट ये अपोजिट है, तो 1 बाई क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1, यस या नो। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 बाई बीटा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस अल्फा डिवाइडिंग बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई क्या होगा, बीटा होगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा में क्या रिलेशन है, अल्फा एंड बीटा में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना होगा। 4 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा होगा। अब देखो ये अल्फा जो है, अल्फा जो माइनस हो रहा है, किससे माइनस हो रहा है, देखो तो 1 से माइनस हो रहा है। अल्फा किससे माइनस हो रहा है बताओ तो, 1 से माइनस हो रहा है। इसका मतलब है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा कि कम होगा। तो जब 1 से माइनस ही हो रहा तो अल्फा का वैल्यू 1 से क्या होगा आपका, 1 से आपका क्या होगा, छोटा होगा। 1 से क्या होगा आपका, छोटा होगा। इसका मतलब है अल्फा इज लेस देन क्या होगा आपका, 1 होगा। अल्फा इज लेस देन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये 1 है और ये अल्फा है, दोनों के बीच में माइनस है। और आपका ये देखना है कि ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि ये वैल्यू जो है अल्फा का वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अल्फा लेस देन क्या होगा, 1 होगा। अल्फा लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ये आपको याद रखना है। चलो यहाँ तक आप पिछले क्लास में नोट किए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो, यदि आपको अल्फा का वैल्यू दिया गया है, लेट अस कंसीडर एग्जांपल, कोई एग्जांपल दे आपसे पूछे कि अल्फा इज गिवन बाय 0.98 दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बीटा। तो आप बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, तभी जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर पाओगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस क्या होता है, अल्फा होता है। तो अल्फा की जगह पर आप वैल्यू को पुट करोगे तो 0. क्या हो जाएगा 98
और डिवाइडिंग बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.98 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 98 और ये आपका क्या हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 02 हो जाएगा। ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 98 भागा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फा यदि 0.98 होगा तो बीटा आपका कितना हो रहा है देखो तो 49 हो रहा है। इसका मतलब ये कॉमन सेंस बोल रहा है कि अल्फा 1 से छोटा है बट बीटा आपका क्या है 1 से बहुत ज्यादा है कि नहीं बताओ तो। देखो तो बीटा आपका क्या है 49 है। इसका मतलब है अल्फा का वैल्यू क्या होगा लेस देन 1 होगा पर बीटा का वैल्यू क्या होगा मच ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब है बीटा का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा 1 से क्या होगा बहुत ज्यादा होगा। यस या नो, समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि जब अल्फा का वैल्यू को ये एजम्पशन किया तो बीटा का वैल्यू मेरे को क्या मिला 49 मिला। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, आपका यदि अल्फा दिया गया है तो आप बीटा का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि बाबू बताओ तो आपके पास अल्फा का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बीटा का वैल्यू अवेलेबल है। बीटा का वैल्यू मान लेते हैं कि 49 दिया गया है, ठीक है 49 दिया गया है। अब अल्फा का वैल्यू को निकालना है तो अल्फा के साथ बीटा का रिलेशन ये होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस क्या होता है 1 होता है। ये भी फॉर्मूला आप याद रखोगे क्योंकि आपका बीटा का वैल्यू दिया गया, आपको अल्फा का वैल्यू निकालना होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस 1 होता है। बीटा का वैल्यू क्या है बताओ तो 49 है और ये बीटा की जगह पर आप 49 पुट करोगे प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 49 भागा क्या हो जाएगा 50। यस या नो, इसको भाग देंगे तो मोटा मोटी आपको देखो 0.98 आएगा। इसका मतलब है कि आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना होगा। यदि आपको अल्फा का वैल्यू दिया गया है और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यदि आपका बीटा का वैल्यू दिया गया है और अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूला क्या है बेहद इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आप आराम से याद रख सकते हो। अब बोलोगे कि सर इसको कैसे याद रखेंगे, तो बोलेंगे याद नहीं रखना, बहुत इजी है। कैसे इजी है देखो, यहां से सॉल्व करते हैं। ये वाला चीज को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया था 1 को इधर लाया था बट हम 1 को उधर नहीं लाएंगे, हम उधर रखेंगे। देखो हम सॉल्व करके बता रहे हैं 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई बीटा प्लस क्या है 1 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा हो जाएगा और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है इसी इक्वेशन से आपका अल्फा का भी वैल्यू निकलेगा इन टर्म्स ऑफ बीटा और इसी इक्वेशन से आपका बीटा का भी वैल्यू निकलेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। मतलब दोनों इक्वेशन निकलेगा, ये इक्वेशन भी निकल रहा है और इसी फॉर्मूले से ये भी इक्वेशन निकलेगा। आपका मार्केट में जो डिमांड रहेगा उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या देगा मेरे को पता नहीं है बट ये भी फॉर्मूला दे सकता है, ये भी फॉर्मूला दे सकता है। दोनों फॉर्मूला क्या है अपनी जगह पर राइट है। यदि आपके पास बीटा अवेलेबल है, अल्फा निकालना है तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, और आपके पास यदि अल्फा अवेलेबल है और बीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। इतना सारा चीज आपको आना चाहिए। यस या नो, समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। यहां तक आप लोग पिछले क्लास में नोट किए थे, यस या नो, यहां तक नोट किए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस एग्जांपल को लिखिएगा, अल्फा का वैल्यू 0.98 है तो बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे ये वाला उसी के नीचे में लिख लोगे, और ये भी एग्जांपल लिख लोगे। बीटा का यदि 49 दिया गया तो अल्फा निकालना होगा तो ये निकाल लेना है, और आपको ये भी रिलेशन आपको याद रखना है। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब है यहां से ये मेरे को समझ में आ रहा है कि करंट गेन ये अल्फा कहां से आया है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन जो होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है वो लेस देन क्या होता है 1 होता है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 है। इसका मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन क्या होगा लेस देन 1 होगा। इसका मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका करंट गेन जो होगा वो क्या होगा स्मॉल होगा। क्या होगा स्मॉल होगा, लेस देन क्या होगा 1 होगा। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन जो होगा वो आपका क्या होगा याद रखोगे लेस देन क्या होगा 1 होगा। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन को किससे सूचित करते हैं अल्फा से। अल्फा का वैल्यू क्या होगा लेस देन 1 होगा। ये चीज को आपको क्या करना याद रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बताएंगे, अभी दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्विंग करना है। इतना सारा चीज को आप क्या करो सिस्टमेटिक ढंग से अपने नोट कॉपी में नोट कर लो, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो आपको ये रिलेशन आपको आना चाहिए। आपको याद नहीं रखना, आपको प्रोसेस पता रहना चाहिए कि किस प्रोसेस से ये आपका इक्वेशन डिराइव होके आ रहा है। तो इतना सारा चीज आपको याद रहेगा तो आप आराम से प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो, बशर्ते आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
उसका अब देखो इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट होता है। पिछले में क्या किए थे, आईसी से डिवाइड किए थे बोथ साइड। अरे एक इक्वेशन निकाले थे, वहां से आपका अल्फा और बीटा का रिलेशन फाइंड आउट हुआ था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, अब आईबी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम किससे डिवाइड किए थे, आईसी से। अब आपको बोथ साइड डिवाइड किससे करना है, बेस करंट से डिवाइड करना है और देखना है कि क्या रिलेशन मेरे सामने आ रहा है। चलो तो आई ई बाई क्या होगा बाबू, आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी और आपका क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। और यहां पर क्या लिखेंगे, आई सी बाई क्या होगा आपका, आई बी होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो कि ये आपका कैंसिल हो गया। अब मेरे को बताओ कि इमीटर करंट डिवाइडिंग बाय बेस करंट क्या फॉर्मूला होगा, बताओ तो। इमीटर करंट डिवाइडिंग बाय बेस करंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो बोलना है कि इमीटर करंट डिवाइडिंग बाय बेस करंट इज इक्वल टू क्या होगा, गामा होगा। ये भी आपका करंट गेन है। ये करंट गेन कहां से आता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से आता है। इसका मतलब इसके जगह पर आप गामा लिख सकते हो, यस या नो, बताओ, ठीक है। इज इक्वल टू आपका 1 हो गया बाबू। और ये मेरे को बताओ आईसी बटा आईबी का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या, बीटा। इसका मतलब है गामा और बीटा में एक रिलेशन आ रहा है। ये भी आपको याद रखना है कि गामा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, बीटा होगा। आप अपने नोट कॉपी में इसको भी लिखोगे। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब है इसी इक्वेशन को जो डिवाइड करेंगे बोथ साइड बेस करंट से, तो आपका एक न्यू रिलेशन निकलेगा, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा, बीटा होगा। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा होगा। तो आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां तक लिख लो। एक एग्जांपल से और समझाते बढ़िया से। मान लेते हैं कि देखो, मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू 0.99 है, ठीक है। ध्यान दो, ये है आपका अल्फा। तो बीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर बीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे सर। अल्फा डिवाइडिंग बाई क्या होगा बाबू, 1 माइनस क्या होगा, अल्फा होगा। चलो अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 है, 0 पॉइंट क्या है, 99 है। 1 माइनस क्या होगा, 0 पॉइंट क्या होगा, 99 होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.99, 1 में से इसको माइनस करोगे तो 0.01 होगा। ये पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 99 होगा। इसका मतलब है कि यदि आपके पास अल्फा का वैल्यू ये है, तो आप बोल सकते हो कि बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि बीटा का वैल्यू सर 99 होगा। यदि आपसे एग्जाम में इस तरह पूछे कि अल्फा का वैल्यू दिया गया है और गामा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, बीटा का वैल्यू नहीं निकालने बोल रहा है, ठीक है, तो आप अल्फा दिया गया है, अब बीटा आराम से निकाल लो। और गामा का वैल्यू यदि निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपके पास एक रिलेशन है कि गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, बीटा होता है। आपके सामने में निकाल के हम बताएं, तो आप गामा का वैल्यू निकाल सकते हो 1 प्लस बीटा, और बीटा का वैल्यू कितना है बाबू, 99 है। इसका मतलब है कि आप गामा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अल्फा का वैल्यू जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 0 पॉइंट कितना दिया गया है, 99 दिया गया है। और बीटा का वैल्यू आपने निकाला तो कितना मिला बताओ तो, 99 मिला। और गामा का वैल्यू जब आपने निकाला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के यूज करके, तो आपका कितना मिला बताओ तो, 100 मिला। यस या नो। इसका मतलब है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा अल्फा बीटा और गामा में सबसे बड़ा कौन है, तो आपको बोलना है अल्फा से बड़ा क्या होगा,
बीटा होगा, और बीटा से बड़ा कौन होगा, गामा होगा। तो इस तरह करके यदि ऑर्डर एग्जाम में पूछे एसएससी कि अल्फा बीटा और गामा में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो अल्फा से बड़ा बीटा और बीटा से ग्रेटर क्या होगा, गामा। तो इसका मतलब है ये रिलेशन आपको याद रखना है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर हमने बता दिया कि अल्फा से ज्यादा बड़ा होगा बीटा और बीटा से ज्यादा बड़ा क्या होगा, गामा। समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहे? इसका मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव अभी देखने को मिलेगा कि अल्फा बीटा और गामा में सबसे ज्यादा करंट गेन किसका होगा, तो बोलना है गामा का, उससे कम किसका होगा, बीटा का, सबसे कम किसका होगा, अल्फा का होगा। तो एक क्वेश्चन घुमा के और पूछेगा कि सबसे कम करंट गेन किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तो आपको बोलना है कि सबसे कम करंट गेन जो होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। क्या करंट गेन सबसे कम किस में होगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। उससे ज्यादा किस में होगा, तो बोलना है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। और सबसे ज्यादा किस में होगा, तो आपको बोलना है कि करंट गेन जो होता है सबसे ज्यादा जो होता है सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ये आपको याद रखना होगा। आपसे एग्जाम में पूछा है कि किस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे ज्यादा होता है, तो आपका आंसर होगा सीसी कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे ज्यादा होगा। सबसे मिडिल किस में होगा, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन जो होगा मिडिल होगा। और सबसे कम करंट गेन किस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, तो आपको बोला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन क्या होगा, सबसे कम होगा। समझा बात? ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है। आपको ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस याद रखना है। गामा का वैल्यू सीसी कॉन्फ़िगरेशन से आता है, बीटा का वैल्यू कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आता है, और अल्फा का वैल्यू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन सबसे कम होगा, सीसी कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन सबसे ज्यादा होगा, मॉडरेट करंट गेन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नोट डाउन। कोई दिक्कत है? ये वाला क्लास छोड़ दिया है तुमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। नोट करो, एग्जाम्पल से नोट करो ऐसे करके। अल्फा दिया गया है, बीटा निकालने बोलेगा फॉर्मूला लगा देगा, बीटा निकाल लिया, गामा निकालने बोलेगा ये फॉर्मूला निकाल देगा। ऐसे करके अपने कॉपी में आराम से लिख लेगा, और इसको बॉक्स बना के लिख लेगा। ठीक है, अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा गामा। अल्फा किससे आएगा, कॉमन बेस। बीटा किससे आएगा, सीसी कॉन्फ़िगरेशन से। गामा किससे आएगा, सी कॉन्फ़िगरेशन से, इस सीसी कॉन्फ़िगरेशन से। सबसे ज़्यादा किस में होगा, सीसी में, और सबसे कम किस में होगा, सीबी में। याद रखिएगा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। अब देखो, अब हम किससे डिवाइड करेंगे, कलेक्टर से हमने डिवाइड कर दिया, बेस से भी डिवाइड कर दिया ना। अब किससे डिवाइड करेंगे, बोथ साइड, इमीटर से। इमीटर से तो डिवाइड नहीं किए हैं। अब देखो इमीटर से डिवाइड करते हैं, रिलेशन एक फाइंड आउट करते हैं। तो चलो आई ई इज इक्वल टू क्या है, आई बी प्लस क्या है आपका आई सी। बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं किससे, इमीटर से। चलो इमीटर से डिवाइड किए, यहाँ पर भी मीटर से डिवाइड किए बाबू, यहाँ पर भी मीटर से डिवाइड किए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा बेस बाई क्या हो रहा बताओ तो, इमीटर हो रहा है कि नहीं बताओ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कलेक्टर बटा क्या हो रहा बताओ तो, इमीटर। तो 1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 1 बाई गामा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो, आई सी बाई आई, आई सी बाई आई क्या ले, अल्फा लिख सकते हैं, यस या नो, अल्फा लिख सकते हैं ना। इसका मतलब है यहाँ से रिलेशन देखो, 1 माइनस, इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस अल्फा होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, गामा हो जाएगा, यस या नो। इसका मतलब है ये गामा है। ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, यस या नो बताओ तो, लिख सकते हैं रे।
गामा को इधर लाएंगे तो ये बटा में जाएगा ना। इसका मतलब है कि गामा और अल्फा में भी रिलेशन आ गया है, इसको भी आपको याद रखना है। यदि अल्फा का वैल्यू दिया गया है, गामा का वैल्यू डायरेक्ट निकालना है, तो इस फॉर्मूले से हम गामा का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका मतलब है कि आपको 2-4 फॉर्मूला निकल रहा है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा। फिर आपको बताया अल्फा इज इक्वल टू बताए थे बीटा बाई क्या बोले थे, बीटा प्लस 1 बोले थे। अभी एक फॉर्मूला इससे पहले निकाले कि गामा इज इक्वल टू क्या बोले, बीटा प्लस क्या है 1। अभी एक फॉर्मूला निकला गामा इज इक्वल टू क्या निकला, 1/1 माइनस अल्फा। इतना फॉर्मूला आपको निकाल के हम बताए हैं रिलेशन में। ठीक है, चलो इसको लिख लो, यहाँ तक आया ना, यहाँ तक लिखो, बताओ लिखो। डिवाइडिंग बोथ साइड आई ई, किसको डिवाइडिंग बोथ साइड आई इन इक्वेशन 1, अपने से लिख लेगा इन इक्वेशन 1 को ही डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड। तो ये वाला रिलेशन आ रहा है, इसको याद रखना। ठीक है, आते हैं यहाँ तक आपका कोई भी दिक्कत नहीं है। गामा इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, 1/1 माइनस क्या होगा, अल्फा होगा। अब आपको हेडिंग मारना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो आपको अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन हम बताएंगे कि क्या होता है। अल्फा बीटा और गामा तीनों का एक साथ रिलेशन, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन एक साथ। ध्यान दो यहाँ पर आपका क्या है, देखो तो यहीं से हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट। गामा इज इक्वल टू क्या बताओ तो बाबू, 1/1 माइनस क्या निकाले हैं, अल्फा निकाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो तो इस इक्वेशन को ध्यान दो तो देखो तो बाबू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, यस या नो बताओ तो। इस इक्वेशन को यदि सॉल्व करेंगे, ये अल्फा को इधर लाएंगे तो बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, यस या नो बोलो रे। यहाँ से देखो बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा, ये तो पहले बता चुके हैं ना। देखो बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो लिख सकते हैं। चल जब लिख सकते हैं तो यहाँ पर ध्यान दो कि गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा है, तो गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा, और 1/1 माइनस अल्फा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बीटा बटा क्या लिख सकते हैं, अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू गामा इंटू क्या लिख सकते हैं, अल्फा। इसका मतलब है अल्फा बीटा और गामा का तीनों का एक साथ रिलेशन ये है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा टाइम्स ऑफ क्या होता है, अल्फा होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये आपको टिक करना है। समझ में आया बात, क्या बोलना चाह रहे हैं कि रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा में, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, गामा टाइम्स ऑफ क्या होगा, अल्फा होगा। ये भी आप लिख लो अपने कॉपी में हेडिंग करके कि रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, गामा इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बीटा इज इक्वल टू गामा इंटू अल्फा, ये आपका रिलेशन हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा में। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में देगा, तो इसको टिक करना है कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, नोट डाउन। ठीक है, बताओ तो ट्रांजिस्टर में कितने रीजन होते हैं, बताओ तो, सॉरी ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, बताओ तो। 2 जंक्शन होते हैं कि नहीं, बताओ तो। चलो ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं कि पिछले क्लास में बताए थे ना। एक होता है बाबू, एक होता है आपका इमीटर बेस जंक्शन, और एक आपका क्या होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन होता है कि नहीं, बताओ तो, यस या नो। तो ट्रांजिस्टर में आपका 2 जंक्शन होता है, एक होता है कलेक्टर बेस जंक्शन और एक आपका क्या होता है, एमीटर बेस जंक्शन। यहां पर हम लोग समझेंगे कुछ कंडीशन, उसको आपको याद रखना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर समझो, चीजों को समझो। अब देखो, यदि आपका एमीटर बेस जंक्शन यदि फॉरवर्ड बायस हो जाए, क्या हो जाए आपका, हाँ फॉरवर्ड बायस हो जाए, फॉरवर्ड बायस हो जाए, और इमीटर सॉरी कलेक्टर बेस जंक्शन ये आपका क्या हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए। ठीक है,
इसको शॉर्ट में लिखेंगे एफईबी मतलब फॉरवर्ड बायस, आरबी का मतलब क्या होगा, रिवर्स बायस। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या जानता है कि ट्रांजिस्टर में आपका कोई भी ट्रांजिस्टर एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, इमीटर बेस जंक्शन यदि आपका फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस जंक्शन यदि आपका रिवर्स बायस है, तो ट्रांजिस्टर किस तरह ऑपरेट करेगा। तो आपको बोलना है ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट करेगा, याद रखेगा कैसा रीजन में ऑपरेट करेगा, तो बोलना है एक्टिव रीजन में करेगा। क्या करेगा, एक्टिव रीजन में करेगा। ऑब्जेक्टिव खाली पूछेगा, क्या याद रखना है, यदि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, कलेक्टर बेस जंक्शन यदि रिवर्स बायस हो, तो ट्रांजिस्टर आपका किस रीजन में ऑपरेट करेगा, तो बोलना है एक्टिव रीजन में क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो दो चीज का कितना कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, दो चीज का कितना कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, तो तुम क्या बोलोगे बताओ तो, दो चीज का कितना कॉम्बिनेशन बैठ सकता है रे बाबू, तो बोलना है कि सर दो चीज का तो 4 कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। यस या नो, यस या नो बोलोगे, दो चीज का तो 4 कॉम्बिनेशन में बैठ सकता है। तो पहला है आपका फॉरवर्ड बायस और दूसरा ये क्या है, रिवर्स बायस है। चलो ठीक है, तो तब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा, याद रख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछेगा कि इमीटर बेस जंक्शन यदि आपका फॉरवर्ड बायस है, क्या है आपका फॉरवर्ड बायस है, आपसे एग्जाम में बोलेगा कि इमीटर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन आर ऑल्सो बी द फॉरवर्ड बायस, दोनों यदि फॉरवर्ड बायस में हो तो ट्रांजिस्टर आपका कैसा ऑपरेट करेगा। तो आपको बोला ट्रांजिस्टर आपका ऑपरेट करेगा सैचुरेशन रीजन में, खाली ऑब्जेक्टिव पूछेगा किससे, किस रीजन में काम करेगा, सैचुरेशन रीजन में। यदि आपका दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो ट्रांजिस्टर आपका ऑपरेट करेगा सैचुरेशन रीजन में। याद रखेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट भी याद रखेगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि तीसरा पॉइंट ये है कि यदि आपका इमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए, क्या हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए, और कलेक्टर बेस जंक्शन ये भी आपका रिवर्स बायस हो जाए, दोनों आपका रिवर्स बायस हो जाए। ठीक है, तब ट्रांजिस्टर आपका किस रीजन में ऑपरेट करेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो आपको बोलना है कि जब ट्रांजिस्टर का दोनों रीजन फॉरवर्ड बायस में होता है तो सैचुरेशन रीजन में काम करता है, बट ट्रांजिस्टर का यदि दोनों रीजन रिवर्स बायस में हो जाए तो ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ रीजन में काम करेगा। किसमें, कट ऑफ रीजन में काम करेगा। कट ऑफ रीजन में काम करेगा तो लिखेगा, तो ऑब्जेक्टिव में यदि आएगा तो बोलना है दोनों रिवर्स बायस होगा तो कट ऑफ रीजन में होगा। 4 नंबर पॉइंट को याद रखेगा, यदि आपका इमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए, और आपका ये आपका यदि फॉरवर्ड बायस हो जाए, तो आपका ट्रांजिस्टर आपका काम करेगा इनवर्स एक्टिव रीजन। ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, खाली इसको याद रखना है। चलो इतना सारा अपना कॉपी में लिख लो तो फट से एकदम। ये डायग्राम बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसको इसको हाँ लिख रहे हैं, थर्ड से फिर लिख ये लिखेगा कि ये ब्लॉक वाला है ना, खाली जैसे ये इमीटर जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, ऑपरेशन ऑफ रीजन, हेडिंग मारेगा ऑपरेशन ऑफ रीजन, कैसे ऑपरेशन करेगा। हाँ
ब्लॉक डायग्राम है, डायग्राम ब्लॉक कहाँ बना है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? सिंपल याद रखेगा। अब देखो, दोनों यदि फॉरवर्ड बायस होगा तो ट्रांजिस्टर किस ऑपरेशन रीजन में काम करेगा? तो आपको बोलना है सैचुरेशन रीजन में। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन ऑन स्विच की तरह होगा। कैसा होगा आपका? ऑन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है। और यदि ट्रांजिस्टर का दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाएगा तो आपको बोलना है कि ट्रांजिस्टर का जो स्विच होगा वो आपका ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ऑफ, यदि बोलना है उसको कि ट्रांजिस्टर कब ऑन स्विच की तरह काम करेगा तो आपको बोलना है जब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन ऑन स्विच की तरह काम करेगा। यदि एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो तो ट्रांजिस्टर आपका ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। यदि आपका ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो तो एक्टिव रीजन में काम करेगा। मैक्सिमम एप्लीकेशन जो ट्रांजिस्टर का जो होता है इसी रीजन में होता है, आपको याद रखना हो। मैक्सिमम जो ऑपरेशन ऑफ रीजन जो वर्किंग करता है एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा। बाद बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। एग्जाम में इस 4 ब्लॉक से प्रॉब्लम आएगा, एक 100% श्योर है। अब आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्विंग करेंगे। कुछ एक आध प्रॉब्लम हम बना लेते हैं तो बढ़िया रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो इसको साफ कर देते हैं। अब प्रॉब्लम देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में छोटा छोटा कैसा पूछता है
उस तरह का प्रॉब्लम को हम हैंडल कैसे करेंगे। यदि आपका एग्जाम में आ गया उस तरह का प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे उसका प्रोसेस आज बताएंगे, ठीक है। अब देखो एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम है, यहाँ पर हेडिंग मारो ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम, ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन लिखेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, मान ले कि एक ट्रांजिस्टर है, ऐसे है, एक आपका ये ग्राउंड है, यहाँ से आपका इस तरह करके दिया गया है, ये आपका RC है, ये आपका मान लेते हैं ऐसे दिया गया है, ये आपका RB है, ये आपका यहाँ पर आपका 15 वोल्ट का सप्लाई है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ का वैल्यू दिया गया है आपका 1 किलो ओम, और यहाँ पर दिया गया है आपका 2 किलो ओम, ठीक। ये प्लस ये माइनस है, वोल्टेज कलेक्टर टू ये आपका है इमीटर है, ये करंट आपका बेस करंट है, ये आपका कलेक्टर करंट है, ये आपका इमीटर करंट है, ये टर्मिनल बेस है, ये आपका इमीटर है, ये आपका कलेक्टर है। बेस टू इमीटर का वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है, मान लो 0.7 वोल्ट दिया गया, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर का बीटा वैल्यू दिया गया है 50, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ IB एंड IC एंड वोल्टेज कलेक्टेड टू इमीटर। इतना सारा चीज़ आपसे एग्जाम में पूछेगा। चलो सर्किट को ड्रॉ करो पहले, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। सर्किट इस तरह करके हैं बताते हैं, पहले सर्किट को ड्रॉ कर लो। देखो ये बेस है, यस या नो, ये ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल है कि नहीं बता दो। चलो ये आपका कलेक्टर है, ये आपका क्या है इमीटर है, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में, तो करंट कैसे फॉलो करता, P2 क्या पिछले क्लास में बताए थे N, यस या नो। तो ये P है, ये N है, यदि ये N है तो ऊपरे वाला क्या होगा N। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो एक झटके में बोलना है NPN, यस या नो, यस या नो। चलो ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब देखो ट्रांजिस्टर का कितने टर्मिनल होता है, तो बोलना है 3। कितना टर्मिनल होता है, 3 वो टर्मिनल है, इमीटर बेस कलेक्टर। देखो बेस टर्मिनल से जो करंट पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस करंट बोलेंगे। कलेक्टर टर्मिनल से जो करंट पास करेगा उसको कलेक्टर करंट बोलेंगे, और इमीटर टर्मिनल से जो करंट पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, इमीटर करंट बोलेंगे, यस या नो। तो ये बेस करंट, ये होगा कलेक्टर करंट, और नीचे वाले क्या होगा, इमीटर करंट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेस टर्मिनल का एक रेजिस्टेंस है, उसको बेस रेजिस्टेंस बोलेंगे, उसका सूचित कर रहे हैं हम लोग RB से। कलेक्टर करंट का जो एक रेजिस्टेंस है वो उसको सूचित कर रहे हैं RC से।
एमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, शॉर्ट करके ग्राउंड किया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि बेस करंट क्या होगा, आप मेरे को बताओ बेस करंट क्या होगा इस सर्किट का। आपसे पूछ रहा है कि सर्किट का कलेक्टर करंट क्या होगा, ठीक है, ये भी बता देंगे। और आपसे पूछ रहा है कि वोल्टेज कलेक्टर टू इमीटर इस सर्किट का क्या होगा। ये 3 पैरामीटर आपको निकालने के लिए बोल रहा है। चलो ये तीनों पैरामीटर को आप कैसे निकालोगे, तो आपको ध्यान देना होगा इस सर्किट में कि हम इस तीनों पैरामीटर को हम कैसे निकालेंगे। तो तुमको ध्यान देना है, हम जैसे जैसे बोलेंगे उस प्रोसेस में, ठीक है। अब देखो ये आपका ये टर्मिनल यहाँ का यदि पोटेंशियल 15 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा, 15 वोल्ट होगा, और ये भी कितना होगा, 15 वोल्ट होगा। यस या नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट है, ये 15 है तो ये भी 15, ये भी 15, क्योंकि ये पूरा रेफरेंस लाइन मथुए का वोल्टेज कितना होगा, 15 होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हमको क्या निकालना, बेस करंट निकालना है। तो बेस करंट निकालने के लिए हम एक लूप अप्लाई करेंगे, वह लूप क्या होगा उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो वह लूप जो होगा आपका, वह जो लूप होगा आपका ये लूप होगा, क्योंकि आपको बेस करंट निकालना है। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, आपको लूप को लगाना है और यहां तक पहुंचना है, ठीक है। 15 से शुरू करना है, 0 वोल्ट तक पहुंचना है। यस या नो, समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। लूप लगाएंगे, चल अब लूप कैसे लगाएंगे ये आपको हम बताएंगे। अब देखो यहां का पोटेंशियल कितना है, 15 वोल्ट है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, केवीएल इक्वेशन को लिखने का कोशिश करेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। देखो तो यहां पर यहां का पोटेंशियल कितना है, तो तुम बोलेगा कि सर यहां का पोटेंशियल तो 15 है। यस या नो, यस या नो, कितना है, 15 है, 15। और यहां पर बेस रेजिस्टेंस से बेस करंट है, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन आपका सेम है। तो आपको क्या बताए थे कि साइन क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस होगा। बेस करंट IB और बेस रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, तो बोलना है कि मास्टर बेस रेजिस्टेंस 1 किलो ओम दिया गया। यस या नो, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर P से हम लोग N जा रहे हैं, तो यहां पर बेस टू क्या है, इमीटर टर्मिनल है, उसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना दिया गया है बता तो 0.7। तो ये प्लस होता है, ये तेरा क्या होता है, माइनस होता है। तू जब प्लस से माइनस जाएगा तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप माइनस लिखेगा कि प्लस लिखेगा, माइनस लिखेगा। कितना लिखेगा, तेरे को दिया गया है 0.7, इसका मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, -0.7। यस या नो। यहां तक पहुंचने के बाद यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्ट कहां पहुंच जाना है, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यस या नो, चलो ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्विंग करना है, कर देंगे। 15 माइनस क्या हो जाएगा 0.7, ये वाला चीज को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, IB गुना क्या हो जाएगा 1 किलो ओम। यस या नो। 15 में से 0.7 घटाएंगे तो क्या होगा, 14.3 होगा, और ये 1 किलो ओम यहां पर डिवाइड होगा, ये आपका हो जाएगा IB। इसका मतलब IB को हम लोग बोल सकते हैं 14.3। किलो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिली हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब बेस करंट कितना होगा, 14.3 मिली एम्पियर। यस या नो, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट करो, नोट करो आप। सुधीर, बेस करंट निकल गया, क्या निकालना है, कलेक्टर करंट। ध्यान दो मेरे तरफ, अभी तुमको एक इक्वेशन बताए थे बाबू, बीटा इज इक्वल टू IC बाई IB। यस या नो। देखो तो करंट गेन का एक फॉर्मूला बताए थे, बीटा इज इक्वल टू IC बटा IB। यस या नो बोले थे। चलो बीटा का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है कितना, 40। IC का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, बट IB का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 14.3 मिली एम्पियर। 14.3 मिली एम्पियर, इसका मतलब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 50 गुना 14.3 मिली एम्पियर इज इक्वल टू IC।
इसका मतलब इसको गुना करेंगे, जितना आपका आएगा वही आपका कलेक्टर करंट होगा मिली एम्पियर में। देखो मल्टीप्लाई करके कितना मल्टीप्लाई होके आ रहा है। यस या नो? 50 मल्टीप्लाई 14.3 बताओ तेरे बाबू कितना होगा? 700 कितना होगा? 715 मिली एम्पियर आ रहा है ना, क्योंकि ये पॉइंट को हटाएंगे, ये जाएगा 10 होगा, ये कट जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, ठीक है, 4 5 20 1 21, हाँ ठीक है 715 मिली एम्पियर आएगा। यस या नो? इसका मतलब हो गया 715 मिली एम्पियर आ गया तुम्हारा कलेक्टर करंट। चलो ठीक है, बेस करंट आपका 14.3 मिली एम्पियर और कलेक्टर करंट कितना होगा? 715 मिली एम्पियर। यदि ये ऑप्शन देगा तो इसको टिक कर देगा, या तो नहीं तो 0.175 एम्पियर भी होगा तो इसको भी टिक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। कहीं मिली को नीचे लाएंगे तो 1000 होगा, 1000 से 715 को भाग देंगे तो 0.715 एम्पियर होगा। ठीक है, चलो इसका मतलब बेस करंट इस सर्किट का निकल गया, कलेक्टर करंट भी इस सर्किट का निकल गया। अब बचा है वोल्टेज कलेक्टेड टू इमीटर। वोल्टेज कलेक्टेड टू इमीटर, इसको कैसे निकालेंगे ध्यान देना है, नोट कर लो पहले इतना। बीटा इज इक्वल टू आई सी बटा आई बी। बीटा का वैल्यू पता है, आईसी का वैल्यू पता नहीं है, आईबी का वैल्यू हमने निकाला है, उस फॉर्मूले में डालेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आईसी का वैल्यू 0.715 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब मेरे को बताओ वोल्टेज कलेक्टेड टू इमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कलेक्टेड टू इमीटर वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो चीजों को समझो, हमने लूप इस साइड लगाया था, अब हम लूप लगाएंगे इस साइड। यस या नो? यस या नो? रेड वाला कलरिंग को देखना है। ये हम क्या करेंगे, अब लूप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तुमने लूप 1 इसको कंसीडर किया था, तुम अब इसको लूप क्या करोगे, कंसीडर लूप 2 कंसीडर करोगे उधर वाले को। यस या नो? अब देखो लिखेगा यहां पर अप्लाइंग द केवीएल इन द लूप 2। लूप 2 में हम लोग क्या करेंगे, केवीएल का इक्वेशन को लगाएंगे, अप्लाइंग द केवीएल इन लूप नंबर 2। अब लूप नंबर 2 का इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, अप्लाइंग लिखेगा, अप्लाइंग केवीएल किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप किसमें बाबू, 2 में, उसको 2 माने हैं। ठीक है, अब देखो इधर देखो लिखना नहीं है, 15 है तो 15 लिखेंगे, माइनस इसका करंट क्या है, कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट गुना क्या होगा, कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 2 किलो ओम। यस या नो? यस। प्लस से माइनस में जा रहा है, तू लिखेगा माइनस वोल्टेज कलेक्टर टू इमीटर, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आंसर आएगा 15 माइनस आईसी का वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल है, कितना है, 715 मिली एम्पियर। कितना है रे, 715 और मिली एम्पियर। ठीक है, चलो ठीक है, मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर है, और ये आपका क्या है बताओ, ये आपका है 2 किलो। कितना बताओ, 2 किलो है ना, किलो नहीं रखेंगे, किलो बहुत ज्यादा हो जाए, 2 ओम रखेंगे, किलो हटाओ निगेटिव में आ जाए, 2 ओम कितना है, 2 ओम है, किलो को हटा दो, के को हटा दो, 2 ओम, 2 ओम माइनस क्या है, VCE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है 15 माइनस 715 मिली को करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा 2, अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, VCE। ठीक है, अब देखो 15 माइनस 715 गुना 2 भागा 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, VCE। इसको भाग भूग देके बताओ तो मेरे को कितना होगा, इसको हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 दूगनी 10, 2 1 3, 7 दूगनी 14, भागा हो जाएगा 1000 इक्वल टू VCE। ये कटा भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 15 माइनस 143 भागा 1000 इक्वल टू VCE। देख लेगा, हमें गलत हो सकता है तो तुम लोग बताए, -1.43 VCE। इसको बताओ तो
सॉल्व करके वी सी ई इक्वल टू 15 माइनस 1.43 कैलकुलेट करो तो कितना होगा रे 15.00 और 1.43 क्यों ना हो जाएगा सर? होगा यहाँ पर 7 होगा सर, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा सर? 5 होगा सर, 13.57 आएगा रे 13.57 VOLT वोल्ट। हो गया खत्म कहानी। तुम्हारा डाटा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको प्रोसेस समझना है। डाटा तो हम जो डाटा दिए वो तो देगा नहीं, बट प्रोसेस ऐसे लगाना है। सॉल्व करने के लिए प्रोसेस आपको इसी तरह लगाना है। लूप लगाना है, इधर लूप लगाना, उधर लूप लगाना है, करंट निकालना है, बीटा दिया गया है, बीटा को आईबी से गुना करना, आईसी निकालना है, उधर लूप लगाना है, ऐसे ही करना है। तो लूप लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी सर्किट का प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? सॉल्विंग कर सकते हैं। बशर्ते आपको लूप लगाने आना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से लगाने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? दिक्कत होगा, परेशानी होगा। इसका मतलब है इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम को आराम से सॉल्विंग करेंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए तो हम आराम से उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? सॉल्विंग कर सकते हैं, बशर्ते हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सुधीर समझ में आ रहा है कैसे कैसे लूप करना है? चल एक प्रॉब्लम देंगे, अपने से बना लेगा ना, उसके बाद खत्म करेंगे इसको, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटेशन शुरू करेंगे, ठीक है? एक प्रॉब्लम देते हैं, अपने से बनाओ, ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट पर, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो बहु इसी तरह चलेगा, अपने से बनाना है, ठीक है? चलो इसको मिटाते हैं। अभी अभी मत ऑन कर, इसको मिटाने दे, सर्किट को बनाने दे, उसके बाद ऑन कर, ऑफ कर दे। देखो ये आपका ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम दिया गया है। इसमें आपका इस सर्किट में आपका बेस करंट, कलेक्टर करंट, इमीटर करंट और वोल्टेज ड्रॉप कलेक्टर टू इमीटर साइड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? लूप केवीएल इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये वाला जो देखो, ये वाला रेड पेन से जो मार्किंग किए हैं, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? लूप नंबर 1। क्या कंसीडर करेंगे? लूप नंबर 1। ध्यान दो, पूरा पूरी समझने का कोशिश करो, यहां पर पूरा समझ में आएगा आपको लूप कैसे लिखना है। सबसे पहली मुद्दा यह है कि केवीएल इक्वेशन आपको लिखने आना चाहिए। जब तक लिखने नहीं आएगा तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब देखो कैसे सॉल्विंग करेंगे। तो लूप का इक्वेशन यहां से लिखते हुए आपको क्या करना है? यहां तक पहुंचना है। इसका मतलब लिखेगा कैसे? KVL इक्वेशन अप्लाइंग द लूप नंबर 1, अप्लाइंग KVL इक्वेशन लिखो, अप्लाइंग KVL इक्वेशन, अप्लाइंग KVL इक्वेशन इन लूप किसमें? 1 में। लूप 1 में हम लोग क्या करेंगे? KVL इक्वेशन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ध्यान दो, यहां का पोटेंशियल कितना है? 20 है, तो लिखेंगे क्या? 20 माइनस क्या लिखेंगे? 3 किलो ओम, 3 किलो ओम गुना क्या लिखेंगे? बेस करंट। बेस रेजिस्टेंस को बेस करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस रेजिस्टेंस 3 किलो ओम गुना क्या हो जाएगा? IB, ठीक है? यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर जब जाएंगे तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस से कहां जा रहे हैं? माइनस। तो यहां पर क्या लिखेंगे? माइनस।
बट इसका वैल्यू कितना दिया गया है 0.3, तो यहां पर क्या लिखेंगे 0.3। चल अब देखो यहां का रेजिस्टेंस कितना है, इमीटर रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, और इसका करंट क्या है IE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यस या नो, समझ में आया। अब देखो चीजों को समझने का कोशिश करो ध्यान से। 20 माइनस 3 किलो, 3 किलो का मतलब 10 के पावर 3 गुना क्या होगा, तो बोलना है IB होगा। सर माइनस 0.3 होगा, माइनस यहां पर 1 गुना किलो को लिखेंगे 10 के पावर 3। यस या नो। अब देखो यहां पर बेस करंट है और यहां पर क्या है, इसका मतलब या तो बेस करंट को हम इमीटर करंट के फॉर्मेट में लिख दे, या तो इमीटर करंट को बेस करंट के फॉर्मेट में लिखे। समझा बात। एक इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा, होगा नहीं, एक जाति में कन्वर्ट करना होगा। वो जाति क्या है ध्यान से समझने का कोशिश कर। इमीटर करंट इज इक्वल टू तुमको अभी जोर जोर से बताए हैं IB प्लस IC। यस या नो। चल और तुमको बताए थे बीटा इक्वल टू IC बाई क्या बोले थे IB बोले थे। इसका मतलब है बीटा गुना IB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं IC लिख सकते हैं, बोलो बोलो रे। इसका मतलब यहां से देखो ध्यान से, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, और कलेक्टर करंट के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बीटा टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं IB। यस या नो। इसका मतलब इमीटर करंट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा गुना IB। यस या नो, बोलो। IB को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा बीटा बचेगा, बोलो। बीटा का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा हियर, तो 1 प्लस 50 गुना क्या होगा, बोलना है सर IB होगा। इमीटर करंट हो जाएगा, इमीटर करंट इज इक्वल टू 51 टाइम्स ऑफ क्या होगा IB होगा। यस या नो, समझ में आया रे। तो इसका मतलब इमीटर के जगह पर क्या लिख सकते हैं 51 टाइम्स ऑफ IB। देखो एक इक्वेशन एक वेरिएबल आ गया, देखो IB यहां पर भी क्या है इस इक्वेशन को सॉल्व करके IB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कर लेगा ना, करो पोस्ट करो वीडियो। अब देखो यहां पर 20 माइनस 0.3 19.7, ये निगेटिव को सबको उधर ले जाएंगे, क्या होगा 3 गुना 10 के पावर 3 IB प्लस 51 गुना 10 के पावर 3, और क्या होगा बाबू IB 19.7। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 10 के पावर 3 IB तो सब में है, ये इसको और इसको कॉमन ले लेंगे। 51 प्लस 3 कितना हो जाएगा 54 गुना 10 के पावर 3 IB होगा। यस या नो, बदो तो इसको ऐड करेंगे, होगा 19.7 भागा 54 बटा 10 के पावर 3 IB। कैलकुलेटर चला तो 19.7 भागा 54, इस दोनों को भाग दो तो रे बाबू, इसको भाग दे, इसको भाग दे, कितना आएगा 0, अरे आस्ते से बोलो 0 पॉइंट, अरे इसको छोड़ दे, इसको भी ले लिया है, नहीं इसको मत ले, खाली 19.7 भागा 54 कर 0.36 यही होगा रे। और भी सर 48148 ऐसे, नहीं एक और डिजिट छोड़ दो 4, और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3 होगा, बोलो। चल ठीक है, तो IB का वैल्यू आ गया तेरे पास 0.364 मिली एम्पियर। इतना कैलकुलेशन करके आना चाहिए, ये कैलकुलेटर ठीक से करेगा। 19.7 भागा 54 ये आना चाहिए 0.364। इसका मतलब बेस करंट आपका निकल गया। बेस करंट कितना हो गया 0.364 मिली एम्पियर बेस करंट आपके पास अवेलेबल है। चलो बेस करंट आपके पास अवेलेबल है, चल ठीक है सर बेस करंट तो निकल गया, तो बेस करंट निकल गया तो कलेक्टर करंट भी निकल गया है। कैसे, देखो कलेक्टर करंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बीटा इंटू क्या होता है
बीटा का वैल्यू तुम्हारे पास 50 है, आईबी का वैल्यू तुमने अभी निकाला है 0.364 मिली एम्पियर। चलो तो इसको गुना करो तो कैलकुलेटर में डाल के आईसी का वैल्यू निकल जाएगा 18 पॉइंट, वेरी गुड, सही से गुना किया ना, 18.2 मिली एम्पियर। हाँ, तो आईसी का वैल्यू निकल गया, तो आई भी निकल जाएगा। आई इक्वल टू 51 टाइम्स ऑफ क्या है, आई बी। तो इसका मतलब है लिखेंगे आई इज इक्वल टू 51 टाइम्स ऑफ आई बी। आई बी का वैल्यू तेरे पास है 0.364 मिली एम्पियर। हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मेरा सॉल्व करने का अप्रोच देखो, वही आपको काम देगा, समझा बात। तो आई इक्वल टू 51 गुना 0.364। सुधीर बताओ तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 18.56 मिली एम्पियर, यस या नो। चलो ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया इमीटर करंट। इसका मतलब बेस करंट निकाल के बता दिया, कलेक्टर करंट निकाल के बता दिया। इमीटर करंट का फॉर्मूला हुआ यहां पर 51 टाइम्स ऑफ आईबी। 51 टाइम्स ऑफ आईबी का वैल्यू रख के गुना भाग करके बता दिया 18.56 मिली एम्पियर आया। इसका मतलब बेस करंट, कलेक्टर करंट और इमीटर करंट तीनों आपका क्या हो गया, इस सर्किट में निकल गया। अब एक चीज निकलना बाकी है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर टू इमीटर साइड, यस या नो। इसको बताएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो इतना नोट करो पहले। तुम लोग को पेशेंस रखना है, इतना चीज नहीं एक साथ तुम लोग से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बट हम एक प्रॉब्लम में बहुत सारा चीज को क्लियर करने के लिए हम एक ही प्रॉब्लम में 4-5 गो निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर एक ऑब्जेक्टिव में इतना रहेगा, नहीं, इतना नहीं रहेगा, बट कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, पूरा डिटेल बता रहे हैं कि एक प्रॉब्लम से इतना सारा चीज निकाला जा सकता है, उसमें से कोई एक चीज आपसे पूछेगा। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, आप निकाल लोगे। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, जो चीज पूछेगा वो निकाल लोगे, बट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कैसे कैसे चीज सिस्टम में उतर रहा है। समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इतना भी डिफिकल्ट नहीं देगा, बट हम सर्किट थोड़ा डिफिकल्ट इसीलिए ले रहे हैं कि यहाँ पर डिफिकल्ट सॉल्व करेंगे तो एग्जाम हॉल में जो इजी आएगा वो चुटकी भर में सॉल्व हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को तगड़ा करने के लिए हम प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड ले रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अब देखो आपको ड्रॉप निकालना है VCE। अब देखो आपको लूप लगाना होगा। अब आप लूप लगाओगे इस साइड ब्लैक पोर्शन में, ठीक है, ऐसे करके घूमोगे, ऐसे करके घूमोगे, ऐसे करके घूमोगे, घूमोगे घूमोगे, यहां तक पहुंचोगे, ठीक है। इसको क्या मानोगे बाबू, लूप नंबर 2। वेरी गुड। लिखेगा अप्लाइंग द KVL इन लूप नंबर 2। लिखो लूप 2 में KVL लगाना है। लूप 2 में क्या करना है, KVL लगाना। कैसे लगाएंगे, देखो B माइनस RC गुना IC माइनस वोल्टेज ड्रॉप कलेक्टर टू इमीटर, वोल्टेज ड्रॉप कलेक्टर टू इमीटर माइनस इमीटर रेजिस्टेंस गुना इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 20 माइनस RC का वैल्यू है 5 और कलेक्टर करंट आपका अभी निकला है 18.2, कितना, 18.2 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। VCE मेरे को पता नहीं है, ठीक है, VC को उधर ले जाएंगे, काहे के लिए यहाँ पर रखेंगे। RE का वैल्यू कितना है, 1 किलो। कितना है रे बाबू, 1 किलो। किलो का मतलब कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3। चल, और इमीटर करंट कितना है, इमीटर करंट है 18.56 मिली का मतलब 10 के पावर -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC होगा, यस या नो। ध्यान दे रहे बाबू, 10 के पावर -3, 10 के पावर +3, खत्म। 20 माइनस 5 गुना 18.2 भागा नीचे लाएंगे तो होगा 1000 माइनस हो जाएगा 18.56 इज इक्वल टू VCE। इसको इससे गुना करो, 1000 से भाग दो, मेरे को बताओ आंसर क्या होगा।
इसको इससे गुना करो, 1000 से भाग दे दो, कुछ आएगा बोलना है। बीस माइनस इसको पूरा सॉल्व किया, कितना मिला? 0.091 ये होगा माइनस 8.56। तो कैलकुलेटर में 20 माइनस 10 माइनस 10 एक साथ कर दे, वोल्टेज कलेक्टर टीमीटर निकल जाएगा। तो वोल्टेज कलेक्टर टीमीटर कितना निकलेगा सॉल्व करके मेरे को बता, यहाँ पर आंसर लिखेंगे। सही से कैलकुलेट करेगा। वन पॉइंट 349 हो गया, खत्म। ये वाला आंसर ऐसे करके वोल्ट लिखे आंसर लगा देगा। वन 1.349 समझ में आ रहे? हाँ जो भी है भाई समझ में आ रहा, प्रोसेस समझ में आ रहा, लूप कैसे लगाना समझ में आ रहा, कैसे 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 सर्किट को लेना है, कैसे फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना है, कैसे बेस करंट निकालना, कैसे कलेक्टर, कैसे मीटर, समझ में आ रहा रे? एग्जाम में आएगा तो बना लेगा ना, है? छोटा छोटा प्रॉब्लम देगा तो बना लेगा ना। मान लो कि एग्जाम में इतना बड़ा नहीं देगा, कलेक्टर करंट दे देगा और बेस करंट दे देगा और बीटा का वैल्यू निकालने बोलेगा, फॉर्मूला से निकाल लेगा फटाफट। तो ये सब दाल भात है, इतना हाई हाई बना दिया तो सब बना देगा। चलो ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम सब खत्म हो गया, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगा उसमें जब प्रॉब्लम सेक्शन करवाएंगे ना तब बता देंगे, ठीक है। कुछ बाकी रहेगा तो आज इंस्ट्रूमेंटेशन हम शुरू करते थे। 12:30 तो हो गया होगा मोटा, नहीं 12:30 नहीं, कितना हुआ? 11:30 12 हो रहा है। हाँ तो ठीक है, अभी है ना मोटा मोटी, अभी 40 मिनट में तो अभी ख़त्म कर देंगे। अभी इंस्ट्रूमेंटेशन शुरुआत तो कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा चैप्टर है, 7-8 गो चैप्टर है। हाँ जो करना मिली फिली जो करना है तुमको समझ में आ गया ना। देखो चैप्टर, हाँ ठीक है, सब खत्म होगा, टेंशन नहीं ले। उन लोग से पहले से खत्म करेंगे हम लोग, तो अभी एक गो नहीं खत्म कर पा रहे हैं, 2 गो खत्म, हम 2 गो खत्म कर दिए, अब तीसरा शुरू करेंगे। किसी दिन संडे को तो फेस्टिवल का बहुत ही क्लास है। अरे वीडियो तो चलिए रहा कि बंद हो गया? बंद कर उसको बंद कर दे।